हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। आप लोग मुझे इंटरनल सिक्योरिटी के सेकेंड लेक्चर के अंदर देख रहे हैं। एंड लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या डिस्कस करा था, एक बार उसे रिवाइज करेंगे। उसके बाद आज के लेक्चर के ऊपर अपन प्रोसीड करेंगे, जिसके अंदर अपन अर्बन नक्सल्स और मोडस ऑपरेंडाई, नक्सल्स का क्या है, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल है, सोशल मीडिया का क्या रोल है। उसके अलावा जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे एक आया था कि भाई ये जो एक्सट्रीमिज़म एक सोशल इशू है, इकोनॉमिक इशू है, डेवलपमेंटल इशू है, तो उस सबको देखेंगे। उसके अलावा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि जो एक्सट्रीमिज़म है और फिफ्थ शेड्यूल है, इनका क्या लेना देना है और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, इसे भी डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स रिवाइज। अच्छा, कल का भी अपना ये वाला पोर्शन बाकी है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। उसके ऊपर आने से पहले एक बार जो पढ़ा उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते। तो कल यहाँ पर अपन ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को स्टार्ट कर दिया था, और इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर अपन ने जो है सबसे पहले एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन देखी थी। क्या होता है एक्सट्रीमिज्म, बताओ। एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन के अंदर अपन ने देखा था कि भाई दीज आर व्यूज विच आर एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ राइट लेफ्ट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, है ना? एंड दीज मे और मे नॉट बी वॉलेंट। ठीक है, वॉलेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज़ देखी थी, फिर अपन नक्सलिज्म के ऊपर आ गए थे। नक्सलिज्म के अंदर अपन ने देखा था कि ये जो टर्म है, टर्म 1967 के अंदर वैसे कॉइन हुई थी। 1967 में जो फर्स्ट इवेंट हुआ था, कौन सा इवेंट? नक्सलबारी अपराइजिंग, है ना? इस नक्सलबारी अपराइजिंग के बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, कुछ एक हल्की फुल्की चीज़ें अभी आएंगी। ठीक है, तो नक्सलबारी अपराइजिंग हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर नक्सलिज्म की टर्म आई है। ऑल्दो ये जो चीज़ है ये पहले प्री इंडिपेंडेंस टाइम से है, ऐसा नहीं कि उस समय ही शुरू हुई है ना? इसके अलावा और क्या चीज़ है अपने पास? इसके अलावा जो है नक्सलिज्म क्या होता है, तो ये अपन ने देखा था। तो ये यहाँ पे जो है वॉयलेंट रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, चेंज जो आया वॉयलेंट रेवोल्यूशन, है ना? इसके अलावा जो है गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स के ऊपर ही उतरते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स के अलावा अपन ने देखा था कि भाई ट्राइबल और पीजेंट्स का रेडिकलाइजेशन करते हैं और मोबिलाइजेशन करते हैं, है ना? इसके अलावा अपन ने देखा था कि भाई ये जो है वाई और वाया, ये दो क्वेश्चन देखे थे कि क्यों ऐसा ये सब करना चाहते हैं, और वाया कि भाई वाया हुम। तो वाई के अंदर अपन ने देखा था कि जो इंडस्ट्रियल रूरल डिवाइड है, और ये इंडस्ट्रियल रूरल डिवाइड किस वजह से है, तो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है। इसको ये जो है कवर करना चाहते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा था क्या इंडस्ट्रियल रूरल डिवाइड है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन उसको जो है कवर करने का, उसको सही करने का ये कोई तरीका नहीं होता कि भाई आप वायलेंट रेवोल्यूशन वगैरह करो। ठीक है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, देर आर मेनी वेज टू डेवलप एनी रीजन। ठीक है, वाया किन का ये यूज़ करते हैं, तो मार्जिनलाइज ग्रुप्स का यूज़ करते हैं, और मार्जिनलाइज ग्रुप्स के अंदर जो है ट्राइबल्स आते हैं, इसके अलावा पीजेंट्स आते हैं, और उसके अलावा जो है रूरल पुअर वगैरह वो सब कुछ आ जाते हैं, दलित भी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके अलावा जो है आजकल अर्बन नक्सल्स भी आ रहे हैं। अर्बन नक्सल्स की डेफिनेशन आज अपन देखेंगे, हु आर अर्बन नक्सल्स। ठीक है, कल अपन ने यही सब पढ़ा था। इसके अलावा यहाँ पे जो है राइट विंग, लेफ्ट विंग, और ये पूरा का पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। आई होप इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं हो। और यहाँ पे अपन ने जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है वो देख लिया था, कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेज है उन सबको देख लिया था। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आगे अपन जो है काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स वगैरह आएंगे तो उनके अंदर इन जो भी अलग अलग फोर्सेज हैं इनका रोल आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे अपन ने कुछ जो है मैप वगैरह देख लिए थे, फोटोज़ वगैरह, कुछ इन्फोग्राफिक्स वगैरह देख लिए थे। लिबरल्स कौन होते हैं, रेडिकल्स कौन होते हैं, फंडामेंटलिस्ट कौन होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री से। तो जो सेकंड इसी के अंदर है, जो तीन क्वेश्चन अगर अपन इसको डील करें तो उसके हिसाब से पहला तो अपन ने ये देख लिया कि इसमें यहाँ पे फोटो नहीं है क्या? नहीं, राइट, सही है। तो व्हाट वाज आई सेइंग,
पहला तो अपन ने देख लिया कि ये जो नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म की शुरुआत वगैरह के अंदर बेसिक नक्सलिज्म क्या होता है, क्यों होता है और किससे होता है। ठीक है, अब बात आती है कि नक्सलिज्म की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री के ऊपर मैंने कल ही आपको बताया था कि अपन बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंडल्ज नहीं होने वाले, अपने काम की बात करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं बस, टोटल इतने ही पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि यू मेक क्लास नोट्स अलॉन्ग विद इट, क्योंकि जैसे मैंने ओनली आई का मटेरियल तो सजेस्ट करा है, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में, इतने डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ओवरऑल जो मटेरियल है उनके अंदर वो बेस्ट है, अभी तक मुझे जितना भी मिला उन सब के अंदर वो बेस्ट है। बट जो है क्लास नोट्स आई वुड सजेस्ट कि भी क्लास नोट्स को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दो। चलो हिस्ट्री की अगर अपन बात करें, नक्सलिज्म की हिस्ट्री जो है, यहाँ पे सबसे पहले फ्यूल क्या है भाई, ये जो है हिस्ट्री को अपन 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहले तो राइट, सबसे पहले तो फ्यूल, ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो है वो आइडियोलॉजी वाला पार्ट। तो फ्यूल का ये मतलब है यहाँ पर कि किस चीज़ ने फ्यूल करा, किस चीज़ ने ट्रिगर करा नक्सलिज्म को, या कौन सी चीज़ जो है अभी भी ट्रिगर कर रही है, जो कौन सी चीज़ जो है वो उसको फ्यूल प्रोवाइड कर रही है। और आइडियोलॉजी वाले पार्ट के अंदर ये है कि फिलोसफिकल बेसिस कहाँ से आ रहा है नक्सलिज्म के पास, है ना। तो फ्यूल की अगर अपन बात करें, ये कहानी शुरू होती है मल्टीपल अलग अलग इंस्टेंसेस से, जिन इंस्टेंसेस के अंदर क्या हो रहा था, तो मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ लैंड, क्या बोलते हैं इसको, कन्फिस्केशन। ठीक है, ठीक है, तो लैंड कन्फिस्केशन, जिसका ये मतलब होता है, इसका बेसिक मतलब ये है कि काफ़ी सारे अपन को अलग अलग ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे थे जहाँ पे अलग अलग एरियाज़ के अंदर, अलग अलग रीजन्स के अंदर जो है, जो ट्राइबल पुअर थे, जो कि रूरल पुअर थे, और जो उसके अलावा जो है अपने दलित वगैरह लोग थे, इनका लैंड अगर जितना कुछ भी होता था, पहले तो बहुत कम होता था, और जितना भी होता था उसको भी जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे और दूसरी पार्टीज़ वगैरह थी वो क्या करती थी, वो इसको कन्फिस्केट कर लेती थी। अब इसके काफ़ी सारे अलग अलग जो है वो मेजर्स वगैरह थे, जैसे डेट ट्रैप वगैरह, और भी अलग अलग वो चीज़ें वगैरह उनमें फंसा देते थे उनको। बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट जो है इस पे इंटरेस्ट रेट्स वगैरह होती थी। उसके अलावा यहाँ से ये जो है लेबर, फिजिकल लेबर वगैरह भी ले लेते थे, कुछ ना कुछ अकाउंट्स में भी घपला वगैरह करते रहते थे। और वो सब चीज़ों के बाद क्या होता था, उन सब चीज़ों के बाद ये एक बार अगर डेट ट्रैप में फंस गए तो वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और लैंड कन्फिस्केशन हो जाता था। एक इंस्टेंस ओके, 2 इंस्टेंस ओके, मतलब ये समझ में आता है कि भाई ठीक है यार, किस्मत ख़राब हो गई बंदे की, बंदे के लक्षण ठीक नहीं होंगे, है ना, ठीक है। और जो है धीरे धीरे ऐसे कुछ 10-20 इंस्टेंस हो जाए, समझ में आता है। जब पूरे के पूरे गांव के लैंड चले जाएं, जब मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं जहाँ पे जो है पर्सन की कोई भी गलती नहीं है, या पर्सन जो है बिल्कुल भी फॉल्ट में नहीं है, वो बिल्कुल अपनी ऐस तैस करवा के जो है काम कर रहा है, पे कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको लैंड नहीं मिल पा रहा है वापस उसका, जो कि लैंड उसका है, उसका हक उसके पास है, समझ में आया? तो इन सब इंस्टेंसेस के बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश था। और ये बात ऐसी नहीं है कि ये बात फर्स्ट टाइम हुई है, ठीक है। ये लैंड कन्फिस्केशन की बात जो अपन पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर ऐसे कई सारे अपन इंस्टेंसेस देखते हैं जहाँ पे ज़मींदार जो हैं, लैंडलॉर्ड्स जो हैं, वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, समझ में आप। बोथ बी दे बी, बोथ क्या, हुएवर दे बी, इंडियन और ब्रिटिश और अदर यूरोपियंस, वो सारे ही इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे। तो इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर, इन सारे केसेस के अंदर जगह जगह अपन को काफ़ी सारे अलग अलग रिवॉल्ट्स वगैरह देखने को मिल रहे थे, काफ़ी सारे अलग अलग जो है क्लैशेस वगैरह देखने को मिल रहे थे, समझ में आप। यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये इन चीज़ों से इसको फ्यूल मिलता है। जैसे कि 2 इंस्टेंस की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो तेलंगाना के अंदर एक इंस्टेंस हुआ था, है ना, और एक जो है नक्सलबारी के अंदर हुआ था। नक्सलबारी एक रीजन है, कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रीजन है,
ठीक है। और तेलंगाना में भी एक इंस्टेंस हुआ था, जैसे इंस्टेंस के अंदर भी एक पुअर लेडी थी, उनका लैंड यहाँ पे ले लिया गया था। यहाँ पर भी कोई पर्सन था जिनका लैंड ले लिया गया था। नाम से अपन को कोई लेना देना नहीं, किसने लैंड लिया उससे अपन को कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे ऑल दो लीडर्स का नाम अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो दो लीडर्स थे उनमें से एक थे चारू मजुमदार और दूसरे थे कानू सान्याल। अब ये लीडर्स कौन है? ये जो लेडी है, जो भी पर्सन है जिनका लैंड जो है जब्त कर लिया गया, ये इनके पास जाते हैं। किसके लिए? जस्टिस के लिए। ठीक है, कानू सान्याल एंड चारू मजुमदार के पास जाते हैं कि भाई आप हमको जस्टिस प्रोवाइड करो, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। एंड एज यू नो कि इंडियन जस्टिस सिस्टम इतना ज़्यादा जो है एम्पावरिंग नहीं है, इतना ज़्यादा जो है फास्ट नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इशू। देखो दिस इज़ वेरी बैड फॉर अस, है ना। फिर इसके अलावा तेलंगाना के अंदर भी सेम चीज़ हुई थी। तेलंगाना के अंदर मतलब कहानी सब जगह सेम ही है। एक पर्सन का लैंड कन्फिस्केशन हुआ होगा, जो शुरुआती जो कहानी है वो ऐसी कुछ है ना। उसके अलावा कुछ ये भी कहानी फॉरेस्ट राइट्स वगैरह और वो सब अलग अलग है, जो लेकिन जो प्राइमरी जो फ्यूल जो ट्रिगरिंग पॉइंट जो था शुरुआत का, नक्सलिज्म जो पॉइंट है उसका, ठीक है, तो वो ये सब कहानियाँ हैं। इसके अलावा क्या है? आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो आइडियोलॉजी के अंदर अब एक बार फ्यूल तो अपन ने देख लिया, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको पता हो, तो कोई भी जो है मूवमेंट वगैरह बिना किसी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के सरवाइव नहीं कर सकता। किसी भी मूवमेंट को सरवाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी कहाँ से आएगी? तो इसके लिए सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स के आइडियाज़। तो इन्होंने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए थे जिनको मैंने कल एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो वो सारे आइडियाज़ जो कि बता रहे हैं कि भाई वायलेंट रेवोल्यूशन करो और यहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग हैं जो वो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आपकी ज़मीन आपकी नहीं हुई, आपकी लेबर आपकी नहीं हुई, आपका प्रोडक्ट आपका नहीं हुआ। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी बातें जब लोग इनको पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है हाँ वाकई सही बात है। ठीक है, और इनफैक्ट इवन इफ़ यू विल स्टडी, अब जैसे अब सोशियोलॉजी के अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है, तो सोशियोलॉजी अगर किसी का ऑप्शनल है और अगर उसने पढ़ी होगी तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये कितनी ज़्यादा सही जो है लग रही है। लेकिन इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो वो कुछ इंस्टेंसेस के अंदर सही लगे इसका ये मतलब नहीं है वो हर इंस्टेंस में सही लगेगी। ठीक है, वो यूनिवर्सल है। और सेकेंड चीज़ ये भी आती है कि जो ये जो बातें हैं, ये बातें लिखी भी इस तरीके से जाती है, प्रोपोगंडा और उस तरीके से लिखी, जैसे एंजल्स ने ऐसी काफ़ी सारी किताबें लिखी है ना। उसमें से एक बुक शायद मेरे पास भी है, वो कोई पतली सी बुक थी, मार्क्सिस्ट मैनिफेस्टो ऐसा कुछ नाम था उसका। ठीक है, तो उस मैनिफेस्टो और उस बुक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंसाइटफुल बातें हैं कि आपको ये जागना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, समझ में आया। जैसे अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट कर दूँ, लेट्स अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो बहुत ज़्यादा उनका वो चल रहा है, वो आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन यूट्यूबर्स और वो काफ़ी सारे हो गए जिसके अंदर वो आपको मोटिवेट करते हैं फॉर शेयर मार्केटिंग, फॉर दिस फॉर दैट, और वो अलग अलग चीज़ों के लिए, एक सोनू शर्मा है और काफ़ी सारे अलग अलग पीपल है ना। तो उनको फिर अब क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि भाई इनकी बातें अच्छी लगती हैं लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, है ना। सेम चीज़ जो है बाबाओं वगैरह के केस में अपन को देखने को मिली। इनकी बातें अच्छी लगती है, सुनने में अच्छा लगता है, यार कितना ज़्यादा ये एनलाइटेंड पर्सन है, कितना ऐसा है, कितना वैसा है। फिर उनके अपन को इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं रेप के, मर्डर के, इसके उसके। तो आई एम नॉट सेइंग कि भाई मार्क्सिस्ट और ये लोग रेप मर्डर वाले हैं, लेकिन इनकी भी बातें, काफ़ी सारी ऐसी बातें होती है जो प्रोपोगंडा के हिसाब से ठीक है, और जो भी उन सब चीज़ों के हिसाब से ठीक है, बट अगर आप उनको ग्राउंड पे उतारोगे तो इतनी ज़्यादा जो है नहीं लगती है, समझ में आप। आइडियोलॉजी के अलावा जो है मार्क्सिस्ट, यहाँ पे देखो मार्क्स और एंजल्स के आइडियाज़ हो गए सबसे पहली बात। तो दूसरी बात काफ़ी सारे नेशनलिस्ट लीडर्स, जो अपने थे फ्रीडम स्ट्रगल के। ये इंस्टेंसेस कब के हैं? 1967 के हैं, मैंने आपको बताया। 1967 जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अराउंड 20 ईयर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस, है ना। और 20 ईयर्स का मतलब वैसे एक जनरेशन भी कंप्लीट नहीं होता है, तो एक जनरेशन भी पूरी नहीं हुई है। और उसके अलावा जो बेस वगैरह मिला होगा तो वो तो वही वाली जनरेशन है जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर काम करा है, और उनके जो फादर्स वगैरह हैं वो अभी भी अलाइव होंगे, ठीक है, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत अर्ली फ्रीडम स्ट्रगल भी देखा है, समझ में। नाउ अगर इसकी अगर अपन बात करें, यहाँ पे देखो
जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो नेशनलिस्ट अपने काफ़ी सारे मल्टीपल अलग अलग नेशनलिस्ट लीडर्स की ऑलरेडी ये टेंडेंसी थी कि वो ऑलरेडी सोशलिस्ट थे, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया सोशलिज्म और मार्क्सिज्म बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट मार्क्स जो है वो ऑलरेडी मतलब मार्क्स जो है वो एनीवेज बात करता है कि भाई सोशलिज्म होना चाहिए, उसके बाद में फिर कम्युनिज्म आएगा, है ना। पर उन सब के अंदर अपन उतरेंगे नहीं। यहाँ पे वो ऑलरेडी काफ़ी सारे जो अपने नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो सोशलिस्ट थे, उनकी टेंडेंसी सोशलिस्ट थी और सोशलिस्ट बातें करते थे। फॉर एग्जांपल गांधी, फॉर एग्जांपल नेहरू, फॉर एग्जांपल बोस, फॉर एग्जांपल एच एस आर ए तो पूरा का पूरा उसका नाम ही देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। पूरा का पूरा ये जो है ये सोशलिज्म वगैरह के ऊपर ही, और खाली ये नहीं है, मल्टीपल ऐसे हैं जो कि रशिया से, यूएसएसआर से, इन सबसे हेविली इन्फ्लुएंस थे, है ना। एचएसआरए के अंदर जैसे भगत सिंह हो गए, उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, है ना, और उसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग जितने भी बंदे हो गए वो सारे के सारे इसके अंदर, है ना। चलो, तो ये ऑलरेडी सोशलिस्ट टेंडेंसीज हैं अपने अंदर। अब जब इतने सारे लीडर सोशलिस्ट हैं तो ऐसा नहीं है कि भी जनता बहुत ज़्यादा अछूती है सोशलिज्म से। आज की तारीख में अगर आप बात करो तो आपके और मेरे लिए सोशलिज्म तो है क्या है, सोशलिज्म में क्या है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से अपन कैपिटलिज्म के अंदर जी रहे हैं, समझ में है। वहीं अगर मतलब 1991 से तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म उसमें आ ही गया है ना, वो एक उस अलग ही रूप में आया है, ठीक है। लेकिन वो जो पॉपुलेशन है जिसने सोशलिज्म इस तरीके से देखा है, वो अपने जो पेरेंट्स हैं उससे भी ऊपर की पॉपुलेशन है, या फिर उससे भी ऊपर की पॉपुलेशन है ना, अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। Now they have seen socialism in a very grassroots form, so they are acquainted with it। और अगर आप किसी चीज़ से acquainted हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आया। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, मार्क्स एंजल्स वगैरह हो गया, और एट लास्ट जब इनकी भी काफ़ी सारी, जैसे गांधी और नेहरू, जैसे नेहरू और बोस ये दोनों मिलके CKSP बनाते हैं, ठीक है। ये सब उसका मॉडर्न का टॉपिक है। ये दोनों मिलके CKSP बनाते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी, ठीक है। अब ये सोशलिस्ट विंग था, कांग्रेस के अंदर ही था। ये जो पार्टी वगैरह बनाती है ये भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, ठीक है। इसका भी फॉल आउट होता है, बोस को भी बाहर जाना पड़ता है, वो आईएनए वगैरह बनाते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो ऑलरेडी ये हिस्ट्री अपन ने देखी। एनसीएम यहाँ पर जो है गांधी ने एनसीएम वगैरह चलाया था, तो एनसीएम भी उन्होंने एब्रप्टली एंड कर दिया था चौरी चौरा के बाद में, है ना। और ये सारी की सारी जो काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, इन सब की वजह से एक पार्टी स्ट्रेंथन होती है, एक पार्टी फॉर्म होती है और एक पार्टी स्ट्रेंथन होती है, विच वाज CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये मॉडर्न के टाइम की बात, मतलब प्री इंडिपेंडेंस की बात है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तभी फॉर्म हो जाती थी, लेकिन अब जो है तब भी काफ़ी कुछ काम कर रही होती है, लेकिन अब जो है वो मार्क्स और एंजल्स के रास्तों पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के चलेंगे, जिसके अंदर जो है अंदर इंटरनल डिफरेंसेस, देखो कई जगहों पर आपको इंटरनल डिफरेंसेस खूब सारे मिल जाएंगे, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, माओइस्ट, है ना, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग आपको जो है काफ़ी सारी पार्टीज वगैरह मिल जाएगी। इंटरनल डिफरेंसेस अपने काम के नहीं है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस करो, उन्हें टैप करो, समझ में आया। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, नेशनलिस्ट लीडर्स वगैरह, ये आइडियोलॉजी वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। तो दिस वाज फ्यूल एंड आइडियोलॉजी, ठीक है। फ्यूल के अंदर देखो मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ लैंड कन्फिस्केशन, जिसके अंदर बाय लैंडलॉर्ड्स ऑफ पुअर ट्राइबल्स पीजेंट्स इन डिफरेंट एरियाज, है ना। जैसे कि तेलंगाना के अंदर यहाँ पे जो लीडर थे वो डोडी कॉनराया थे, है ना। इसके अलावा नक्सल एरिया के अंदर जहाँ पे जो लीडर थे वो चारू मजुमदार और कानू सान्याल थे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, सचिन सान्याल, अगर आपको याद हो तो सचिन सान्याल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, मतलब ये सचिन सान्याल नहीं है लेकिन ठीक है, ये शायद हो सकता है रिलेटिव, वो पता नहीं, जो भी, ठीक है। और चारू मजुमदार तो खैर है ही है, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आते हैं यार भाई। चलो, आइडियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो मार्क्स एंजल्स, ही मैंने आपको बता दिया, एंजल्स इनके दोस्त ही हैं, है ना। अक्टूबर रेवोल्यूशन नहीं देखा ना अपन ने, तो 1917 के अंदर अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है। अक्टूबर रेवोल्यूशन कहाँ होता है, ये रशिया के अंदर होता है, जिसके अंदर जो ज़ार होता है, ज़ार को डीथ्रोन कर दिया जाता है, और ज़ार की जगह पर नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत जवाब, ये सेकंड था, ठीक है, वो ज़ार वाला फर्स्ट था। तो ज़ार को तो पहले ही डीथ्रोन कर दिया गया है। यहाँ पर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर जो है रशिया के अंदर अभी 2 पार्टी रूल है, रेड और वाइट, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, है ना। फिर जो रेड्स हैं वो रेड्स क्या करते हैं, वो रेड्स फाइट वगैरह करते हैं और इस रेवोल्यूशन के अंदर वाइट्स को जो है हरा देते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर बॉल्शेविक्स आ जाते हैं। इन रेड्स को बॉल्शेविक्स कहते थे,
ठीक है। तो बॉल्शेविक्स आ जाते हैं, और बॉल्शेविक्स किसके अंडर आते हैं, तो लेनिन के अंदर आते हैं, है ना। लेनिन प्रोमिनेंट लीडर हुए, लेनिन, इनका नाम याद रखना, ठीक है। तो इनके अंदर आते हैं, फिर बाद में यही यूएसएसआर वगैरह बनाएंगे, है ना। अभी तो रशिया है, यूएसएसआर बाद में ये बनाएंगे। अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917, लीडरशिप सोशलिस्ट माइंडसेट ऑलरेडी है अपने पास, गांधी, नेहरू, बोस, एचएसआर वगैरह मैंने बता दिया जो है। इन सब चीज़ों से फिर बाद में सीपीआई वगैरह का रोल भी आता है, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक्स है वो वाई ट्राइबल्स गेट अट्रैक्टेड, कि भाई अब ट्राइबल्स को मतलब जो है यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, या फिर प्रीजेंट्स को यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है। तो वाई ट्राइबल्स, देखो इसके तीन चीज़ें हैं, तीन कारण हैं। सबसे पहली बात तो है यहाँ की जो प्रोपोगंडा मशीनरी है वो बहुत शानदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोगंडा मशीनरी है ना। शानदार तो मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोपोगंडा मशीनरी है। दूसरी बात यहाँ पे कुछ जो है जर्नलिस्ट इश्यूज हैं, और तीसरी बात इज इंसाइटिंग द एनिमल इंस्टिंक्ट, है ना। ये तीन चीज़ें हैं। प्रोपोगंडा मशीनरी, आई होप आप समझते ही हो कि भाई ये प्रोपोगंडा वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर इस तरीके से करते हैं कि भाई देखो, पीड़ित, क्या आप पीड़ित हो, हाँ आप पीड़ित हो, गौर से देखिए इस पीड़ित आदमी को, ये पीड़ित आदमी इन लोगों की वजह से पीड़ित है, गौर से देखिए इन लोगों को, समझ में आया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है काफ़ी सारी, प्रोपोगंडा काफ़ी ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा फार फ्लंग्ड है, हर मतलब जो है छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इधर उधर सब जगह जो है इन्होंने अपने अपने बंदे जो है बिछा रखे हैं। इसके अलावा जनरल इश्यूज़, कुछ जनरल इश्यूज़ को ये टैप करते थे, जनरल मतलब अभी भी करते हैं, ठीक है। जनरल इश्यूज़ का मतलब है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट, तो हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, सरकार नहीं दे पा रही, हम देंगे, है ना। एम्प्लॉयमेंट के अलावा हो गया यहाँ पे जस्टिस, डिलेड जस्टिस की अपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं। तो कोई बात नहीं, हम आपको जस्टिस दिलाएंगे। जस्टिस के अलावा एक हो गया इक्वल वेजेस, है ना। तो फेयर वेजेस, फेयर वेजेस जो हैं ये अब जैसे अगर आप देखो तो ठीक है, अर्बन पॉकेट्स के अंदर तो समझ में आता है, रूरल पॉकेट्स के अंदर जो है लोगों को ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है। वहाँ पर ये 300 350 रुपये की बात नहीं होती, वहाँ पर अगर आपको काम करना है 150 रुपये 200 रुपये अगर आपको दे देंगे तो दे देंगे। ये जो है मनरेगा के भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म के अंदर ये बहुत प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म है कि ज़बरदस्ती जो है वहाँ पे इतने ही रुपए देते हैं, या तुम्हें काम करना हो तो करो, नहीं करना तो भाड़ में जाओ, और भी बहुत लोग हैं, समझ में आया। तो इसलिए जो है वो उनको झक मार के काम करना ही पड़ता है लो वेजेस के अंदर, है ना, रूरल एरियाज़ के अंदर। ये हो गए फेयर वेजेस। फेयर वेजेस के अलावा एनिमल इंस्टिंक्ट, एनिमल इंस्टिंक्ट की अगर अपन बात करें तो ये इंसाइट करते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट को, है ना। और किसके एनिमल इंस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो इन जनरल यहाँ पे अपन ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं, बट ये इन जनरल एनिमल इंस्टिंक्ट अपने अपने सब के अंदर है ना। ये किस तरीके के एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, तो जैसे कि पुलिस को अटैक करेंगे, पुलिस स्टेशंस वगैरह हैं उन सबको अटैक करेंगे, है ना। पुलिस के अगर कुछ जो है कोई चौकी वगैरह बनी हुई है तो उन्हें अटैक करेंगे। जो ऑफिशियल्स हैं जैसे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं तो उन्हें एबडक्ट करके ले जाएंगे। कुछ और अगर ऐसे कोई जो है बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर कोई बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है तो वहाँ पे जो है उसको आग लगाएंगे, उसको तोड़ फोड़ करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को तोड़ेंगे, करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। अब इसमें एनिमल इंस्टिंक्ट्स जैसा क्या है, मज़ा आ रहा है। सिर्फ इन्हें ही नहीं, अगर आपके सामने होगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, तालियाँ बजाओगे आप, है ना। अब मुझे बताओ कैसे तालियाँ बजाओगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस, लेट्स से यू आर एट अ पोजीशन वेयर द पुलिस कम्स, और एक रूरल एरिया है, आप एक रूरल एरिया के अंदर इलिटरेट पर्सन हो। अभी ठीक है ये ऑनलाइन ये इसको देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे हो, है ना, बहुत आपने ढंग के कपड़े पहन रखे हैं, ढंग का फ़ोन या ढंग का लैपटॉप, ढंग का टीवी, ढंग का जो है डेस्कटॉप वगैरह जो भी चीज़ है, ढंग की कॉपी पेन वगैरह, ये सब चीज़ें आपके पास, इन सब को हटा दो, है ना। लेट्स इमेजिन फॉर अ मिनट कि आप एक जो है ऐसी ज़मीन पे, ऐसी जगह पर हो जहाँ पे खेती भी बहुत मुश्किल से, स्कॉचिंग हीट है वहाँ पर, है ना। उसके अलावा आपने जो है नॉर्मल एकदम देहाती कपड़े पहन रखे हैं, फ़ोन वोन एकदम छोटा सा आपके पास है, एकदम गरीब आदमी हो आप, छोटी सी कुटिया के अंदर रहते हो आप। वहाँ पर आके अगर आपको जो भी वहाँ का दरोगा वगैरह है, वो दरोगा इस तरीके से व्यवहार करता है कि वो दरोगा नहीं हुआ और बल्कि देश का प्रधानमंत्री हो गया, या देश का प्रधानमंत्री भी छोड़ो, आप जो है वो सूडान के अंदर रह रहे हो और वो सूडान का मिलिट्री कमांडर हो गया। अगर वो इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगा तो आप कितने ज़्यादा, आपको मतलब कितना रोज़ जलील होना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड से आप जलील हो रहे हो, जस्टिस आपको मिल नहीं रही है,
कहीं से जो है ऑलरेडी आप पीड़ित हो, काफ़ी सारा इकोनॉमिक लॉस वगैरह है, खाने को पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपके पास है नहीं, आपके बच्चे ढंग की स्कूल वगैरह के अंदर है नहीं, आप उनको जो है ढंग का जीवन दिला नहीं सकते हो, आपका खुद का ही ढंग का जीवन नहीं, उनको क्या दिलाओगे, है ना। और बच्चे आपके पास भगवान जाने कितने हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के साथ में अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ कुत्तों वाला सलूक करे तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। या फिर आपकी ज़मीनों के ऊपर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, वो बिल्डिंगें जो है उन बिल्डिंगों से आपको तो वहाँ से हटा दिया गया, आपको फेयर कंपनसेशन भी नहीं मिला, और जो है आपको फेयर कंपनसेशन भी नहीं मिला, और उसके अलावा जो है आपका रिहैबिलिटेशन भी ढंग से नहीं हुआ, ये सब चीज़ें नहीं हुई। और इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आपके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे एक पर्सन आता है रॉबिन हुड की तरह, है ना, वो कुछ गोलियां वोलियां चला रहे हैं, बम बम फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग आपको परेशान कर रहे थे उन लोगों की मौत हो रही है, वो लोग मर रहे हैं। अब आपको क्या होगा, आपको मज़ा आएगा, बढ़िया है भाई, ये तो हीरो आदमी है, ये विलन थोड़ी, ये तो हीरो है, मेरे को भी हथियार उठाने, मैं भी बम फेंकूंगा, मुझे भी मज़ा आएगा। तो ये वाली जो चीज़ है, दिस इज इंसाइटिंग द एनिमल इंस्टिंक्ट, आपके अंदर का एनिमल इंस्टिंक्ट को यहाँ पे इंसाइट किया जा रहा है। आगे जाके अपन जो है इश्यूज़ वगैरह देखेंगे क्या इश्यूज़ हैं, तो उसके अंदर ये गवर्नेंस और जस्टिस और ये सारे के सारे इश्यूज़ आएंगे, जिसके अंदर लैंड के ऊपर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा, कभी भी जो है कन्फिस्केशन वगैरह कर रहे हैं, कन्फिस्केशन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, बट जो है वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए ले लेते हैं, और उसके बाद जो है जो भी चीज़ें, जो गवर्नेंस है, एक तो इल ट्रेंड स्टाफ है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स आगे आएंगे। तो इल ट्रेंड स्टाफ है, स्टाफ के पास हैंडलिंग वो कैपेसिटी नहीं है, जैसे अगर आप किसी हायर ऑफिशियल के पास जाओगे तो वो आपसे फिर भी थोड़ा तमीज़ से तरीके से बात करेगा, निचले वाले तो ऐसे बात करते जैसे बाप है हम तो समझ में आया। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, इन सब चीज़ों की वजह से जो पर्सन एट द ग्राउंड है, दे गेट मोर एंड मोर एलियनेटेड, समझ में आया। और जितना ज़्यादा एलियनेशन होगा उतना ज़्यादा आदमी जो है उन सब चीज़ों की तरफ जाएगा। प्लस अलॉन्ग विथ दिस एलियनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, खाली एलियनेशन से कुछ भी नहीं होने वाला, इस एलियनेशन के साथ में पैरेलल डेवलपमेंट नहीं है, पैरेलल गरीबी है, पैरेलल खाने को नहीं है, पैरेलल उसकी जो एंसेस्ट्रल ज़मीन वगैरह, एंसेस्ट्रल जो भी उसके पास प्रॉपर्टी वगैरह है, उसका मतलब बिलोंगिंग थी, वो बिलोंगिंग नहीं है। दिस बिलोंगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अपने लिए ऐसे सोचने में ठीक है, आसान है, बट अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप एक आपका जो खुद का घर है, जिस घर के अंदर आप पले बढ़े, उस घर को कल की तारीख में मैं जो हूँ तोड़ फोड़ के वहाँ पर एक बिल्डिंग बना देता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा। एक खेत जहाँ पे आप पले बढ़े, जहाँ पे आपके पिताजी पले बढ़े, जहाँ पे आपकी जो है जितने भी घर परिवार के जितने भी फंक्शंस हुए सारे वहीं पर हुए, उनको अचानक किसी ने ले लिया है, जो भी चीज़ें होगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आदमी परेशान हो जाता है, समझ में आप, ठीक है। तो दीज आर द एनिमल इंस्टिंक्ट्स। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, प्रोपोगंडा मशीनरी वगैरह मैंने आपको बता दिया। अपीज द एनिमल इंस्टिंक्ट्स, अटैक ऑन पुलिस, एबडक्टिंग ऑफिशियल्स, डिस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग प्रोपोगंडा के अंदर मीडिया और एनजीओ यहाँ पे भयानक रोल प्ले करते हैं। मीडिया वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं, लेकिन एनजीओ का तो है ही है, काफ़ी सारे एनजीओ हैं, एनजीओ वाले पॉइंट के ऊपर अभी अपन आएंगे। और एक स्ट्रॉन्ग लॉबी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब ये जो रूरल पीजेंट्स हैं इन्हीं को अपीस किया जा रहा है, समझ में। और भी काफ़ी सारे, भाई बेस तो बड़ा बनाना पड़ेगा, तो जो बेस बड़ा बनाना है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लॉबी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स है। ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये लॉबिंग करते हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह के पास जाते हैं, जो भी लोकल लेवल के पॉलिटिशियन होते हैं या स्टेट लेवल के जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको इंसाइट करते हैं, देखो 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 ये चीज़ हो रही है, देखो वो चीज़ हो रही है, देखो हम तो बच्चे हैं, समझ में। तो ये कैसे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वाला कैसे सीन चल रहा है उसके ऊपर अपन बाद में थोड़ी देर में आते हैं। जनरल रीजंस कुछ हैं, जैसे कि रीएलोकेशन ऑफ लैंड होता है, इंश्योरिंग मिनिमम वेजेस। अच्छा ये मतलब ये प्रोमिस कर रहे हैं कि भाई हम आपको रीएलोकेशन ऑफ लैंड करेंगे, है ना, मिनिमम वेजेस वगैरह इंश्योर करेंगे लेबर के लिए, इसके ऊपर ध्यान देना। और ये लेबर कहाँ पर है, फार्म्स में है। तो जो फार्म लेबर है यहाँ पर, फार्म लेबर के अंदर कैसे कर सकते हैं, तो वही वहाँ पे तो आप गुंडाई करके डरा धमका के और वो सब चीज़ें कर सकते हो ना। लेकिन अब ये चीज़ नहीं हो सकती कि भाई जो इंडस्ट्रियल लेबर है उनको बहुत ज़्यादा आपने डरा धमका दिया। अगर ठीक है कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है जिसमें कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन की है और वहाँ पे कुछ एक लेबर वगैरह कुछ एक लोग हैं, तो उनको फिर भी आप डरा धमका सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे अगर जो है कोई बड़ा टाटा का प्लांट है या कोई और किसी का प्लांट है तो वहाँ पे उनको जाके धमकाओगे, इधर आ बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है,
चलो ये तीनों चीज़ें अपनी ख़त्म हो जाती, इनको एक बार फटाफट रिवाइज करके और उसके बाद फिर आगे अगले टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सट्रीमिज्म आर व्यूज विच आर एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ राइट लेफ्ट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, दीज मे और मे नॉट बी वायलेंट। नक्सलिज्म के बारे में अपन ने देखा 1967 से शुरू हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, ये टर्म उस समय कॉइन हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उससे पहले ऐसे इंस्टेंसेस नहीं होते थे। समझ में आया? प्री इंडिपेंडेंस ट्राइबल मूवमेंट से ये सब चीज़ें हो रही है। क्यों, मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो ये चेंज लाना चाहते हैं और वॉयलेंट रेवोल्यूशन के द्वारा लाना चाहते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रैटेजीज के ऊपर आते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर बेसिक मैंने आपको बताया था, छुप के अटैक करना। इसके अलावा ट्राइबल पीजेंट्स को रेडिकलाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, तो ये कहते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल रूरल डिवाइड है, और ये इंडस्ट्रियल रूरल डिवाइड जो है ये कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है, जिसे अपन को बराबर करना है, और इसे बराबर करने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के इसी वजह से ये खिलाफ हैं। कैसे करते हैं, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और अर्बन इंटेलेक्चुअल्स की वजह से करते हैं। अर्बन जो इंटेलिजेंसिया है उनके बदौलत करते हैं। इसके अंदर दलित, पीजेंट्स, ट्राइबल्स वगैरह ये सब लोग आ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, हिस्ट्री अपन ने देखी। हिस्ट्री को अपन ने दो पार्ट के अंदर देखा, पहला फ्यूल और दूसरा आइडियोलॉजी। फ्यूल के अंदर अपन ने देखा कि जो लैंड कन्फिस्केशन के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो रहे थे, वो इशू था जो कि लैंड लॉर्ड्स के द्वारा हो रहे थे और पुअर ट्राइबल्स पर हो रहे थे, अलग अलग एरियाज़ में हो रहे थे। तेलंगाना के अंदर डोडी कॉर्नराया ये जो है लीडर थे, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बहुत ज़्यादा इशू वाली बात नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने इतना सही बताया। ट्रस्ट मी, ये नियरली आधा पेज है ना। अगर आप इसको इंसानी भाषा में लिखोगे तो आधा पेज भी नहीं बनेगा ये, और इतने से है ना। ये मैंने आपको बताई हिस्ट्री है, मतलब न ज़्यादा मैंने ऐसे वो नहीं, लेकिन ठीक है। अगर आप बाकी के काफ़ी सारे रिसोर्सेज वगैरह देखोगे, बुक्स वगैरह देखोगे, वहाँ पे बतेरों ज्ञान बांट रखा है, मान ही नहीं रहे हैं, भगवान जाने कौन कौन सा ज्ञान। उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नक्सलिज्म से अगर आप मुझे बता दो ना 2013 से लेकर के अभी तक में, जो कि इस तरीके का आया हो, तो मैं यहीं बैठा हूँ, है ना, हिस्ट्री वगैरह के ऊपर। फिर भी मैंने आपको बताया ताकि अपन जो है मतलब डिसओरिएंटेड नहीं रहे कि यार क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारे के सारे नक्सलिज्म के क्वेश्चन है। मेजॉरिटी क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के ऊपर है। यहाँ पर देखो, स्ट्रैटेजी अप्रोच स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कहीं पर भी स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है, इसके अलावा सब में स्ट्रैटेजी है ना। विद नक्सल डिस्कस द स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो ये भी स्ट्रैटेजी हो गया। फिर इसके बाद इसमें स्ट्रैटेजी नहीं है, ये 244 और ये उसका है शेड्यूल 5 का है। बाकी जो है टोटल देखो कितने क्वेश्चन आए, 2 3 4 5, है ना। 5 क्वेश्चन आए, 5 में से 4 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के हैं। तो बाकी अपन जितना भी कर रहे हैं वो मेजरली टाइम पास है या फिर अलग पेरीफेरी टॉपिक्स है। मेन पॉइंट जो है वो स्ट्रैटेजी है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भी बाकी के नहीं उठाए, जैसे अपन इसको शेड्यूल 5 वगैरह को लेंगे, उसके अलावा नक्सलबारी फोकाई वगैरह अपन ने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड वगैरह अपन लेंगे, है ना। ईस्टर्न पार्ट अभी प्रोबेबली इस वीडियो के अंदर आएगा, तो ईस्टर्न पार्ट वगैरह देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। स्टेट नॉन स्टेट के अंदर भी 2 क्वेश्चन आए हैं और स्टेट नॉन स्टेट डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, बस यही चीज़ है। चलो वापस चलते हैं। ये है डोडी कॉर्नराया, मैंने आपको बता दिया। नक्सल जो एरिया था उसके अंदर चारू मजुमदार और कानू सान्याल, ये दोनों। आइडियोलॉजी के अंदर मार्क्स और एंजल्स का अपन ने रोल देखा। अक्टूबर रेवोल्यूशन जो 1917 में था उसका रोल देखा अपन ने। लीडरशिप जो है वहाँ पे सोशलिस्ट माइंडसेट, गांधी, नेहरू, बोस, HSRA, इन सब का देखा। और फाइनली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है CPI, उसका फॉर्मेशन का रोल देखा। क्यों ट्राइबल्स अट्रैक्ट होते हैं, तो ट्राइबल्स अट्रैक्ट होने के कारण सबसे पहले जनरल रीजंस हैं, उसके अलावा एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं और स्ट्रॉन्ग प्रोपोगेंडा है। जनरल रीजंस के अंदर जैसे कि हम आपको लैंड एलोकेट करेंगे, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम आपको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा एनिमल इंस्टिंक्ट्स के अंदर पुलिस को अटैक करेंगे, पुलिस के अलावा जो ऑफिशियल्स हैं उनको अटैक करेंगे, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन्हें अटैक करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख रखी है ना गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की। चलो फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, स्ट्रॉन्ग प्रोपोगेंडा, मीडिया, NGO, स्ट्रॉन्ग लॉबी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ये सब मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डोंट फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डिसलाइक द वीडियो। शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली, फेलो एस्पिरेंट्स एंड ऑल। और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ डू सो नाउ एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। चलो आगे बढ़ो। और मोडस ऑपरेंडी देखो।
है ना। किसका मोडस ऑपरेंडाई, मोडस ऑपरेंडाई का मतलब होता है कि भी किस तरीके से एमओ, किस तरीके से कोई भी पर्सन, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ग्रुप है, वो किस तरीके से काम करता है ना। तो एमओ की अगर अपन बात करें, इसे अपन दो फ्रंट्स के ऊपर देखेंगे, दोनों फ्रंट्स एक साथ है चल रहे हैं। पहला तो है वॉर फ्रंट और दूसरा है पॉलिटिकल फ्रंट, है ना। वॉर फ्रंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब ठीक है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। उस सिंपल सी स्ट्रैटेजी के अंदर ये चीज़ क्या करते हैं, सबसे पहले तो अटैक करते हैं किसके ऊपर, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जैसे कि मिलिट्री, सॉरी जैसे कि पुलिस और पैरामिलिट्री। ठीक है, तो पुलिस और पैरामिलिट्री इनके ऊपर अटैक करेंगे। इनके ऊपर अटैक करने के बाद क्या करेंगे, इनके ऊपर अटैक करने के बाद जब ये दोनों रिटेलिएट करेंगे तो इनका रिटेलिएशन हैवी होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। तो इनके हैवी रिटेलिएशन से बचने के लिए ये क्या करेंगे, सीज़ फायर डिक्लेयर कर देंगे, यूनिलेटरल सीज़ फायर होगी। सीज़ फायर डिक्लेयर करने के साथ में ये बोलेंगे कि भाई आओ भाई टॉक करो, लेट्स टॉक, है ना। तो ये इनवाइट करेंगे गवर्नमेंट को, लेट्स टॉक। और ये जो इनविटेशन होता है ये बहुत मज़ेदार है, ये मेरे सबसे फेवरेट चीज़ है ये जो इनविटेशन होता है, ये इनविटेशन भी वो बायलेटरल टाइप लेवल के ऊपर करना चाहते हैं ना। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, बायलेटरल ऐसा कोई नाम था उसका, ठीक है, एक बार वापस बाद में चेक करके बता दूंगा। तो ये इस तरीके के लेवल के ऊपर करना चाहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, मैन टू मैन ऐसा कुछ था, ठीक है, सेम लेवल ऐसा कुछ, सबमिट लेवल, सबमिट लेवल एग्जैक्टली। तो सबमिट लेवल टॉक्स करना चाहते हैं। सबमिट लेवल टॉक्स का क्या मतलब होता है सबमिट लेवल टॉक्स का मतलब होता है ये वो वाले भी करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपन जब आएंगे तो वहाँ पर भी देंगे कुछ टाइम पहले, जैसे वो नागालैंड वगैरह वाले कि लेट्स टॉक, लेट्स डू सबमिट लेवल टॉक्स। तो ये यहाँ पे क्या इनविटेशन वगैरह देंगे कि हमारा जो पर्सन है एक्स पर्सन और आपका जो सीएम है, दोनों को बात करवाओ। हमारा जो पर्सन है वाई पर्सन और आपका जो पीएम है, इन दोनों की बात करवाओ। हु इज पीएम, रियल पीएम, पीएम मोदी, है ना। और सीएम उस स्टेट का अगर जो कोई भी सीएम होगा तो वो, यहाँ पर एक्स कौन है, ये एक्स वाई के अंडर है, समझ में आया। तो वाई हमारे पीएम है और जो भी मतलब लीडर है, और एक्स जो है वो हमारे जो है उसके अंदर प्रोविंशियल जो भी लीडर वगैरह हैं तो वो है। तो इनकी अगर बात करो इस लेवल पर बात होनी चाहिए। अब क्या आपको लगता है ये सीएम पीएम उनके साथ बैठ के बात करने वाले हैं? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, एक कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल बात है। और उस कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल बात से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इस तरीके की बात ये ना भी करें, ये बोलें कि भाई ठीक है नॉर्मल टॉक भी करते हैं अपन, तो नॉर्मल टॉक भी हम क्यों करना चाहेंगे जब तुम हमारे पुलिस जो कर्मी हैं, जो पैरामिलिट्री वगैरह, उनको उनको जो है उनके खिलाफ अटैक वगैरह कर रहे हो, हमको नहीं करनी। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर ये क्या करते हैं, अब इसके ऊपर फोकस करना, फिर ये क्या करते हैं, फिर यहाँ पे अर्बन नक्सल्स और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग काफ़ी सारे उनका रोल प्ले होता है, और वो जो है सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, है ना। और सिंपैथी के लिए अलग अलग प्रोपोगंडा मशीनरी वगैरह उन सब का यूज़ करते हैं, और ये बोलते हैं देखो देखो बच्चे थे, बच्चों से गलती हो गई, बच्चों से गलती हो गई, ये तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तो ये तो माफ़ ही नहीं कर रहे उनको, कैसे ये लोग हैं इस तरीके की अपनी पॉलिटिकल ये पार्टीज़ हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे हैं वैसे, फिर उनको ये टारगेट करते हैं। अब जब ये उनको टारगेट करते हैं तो उनको लगता है कि यार ये ठीक नाक में दम हुए में, तो वो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है आओ बात करो। जब ये बात करने के लिए रेडी होते हैं तब ये क्या करते हैं, तब ये वापस से अटैक करते हैं। दिस इज हाउ दीज वॉट एवर ऑर्गेनाइजेशंस प्ले, समझ में आया। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ हो रही है, अटैक कर रहे हैं, सीज़ फायर, उसके अलावा अटैक के बाद रिटेलिएशन वगैरह हो रहा है, सीज़ फायर कर रहे हैं, टॉक वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा आपके काम का नहीं है। बस इतना सा समझना कि वॉर फ्रंट, मोडस ऑपरेंडाई वॉर फ्रंट के ऊपर चल रहा है। वॉर फ्रंट के अंदर भी अटैक करते हैं, सीज़ फायर करते हैं, सीज़ फायर करने के बाद में टॉक्स की बात करते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं, और एट लास्ट क्या चीज़ करते हैं, एट लास्ट जो है वापस रिजॉर्ट कर लेते हैं उन्हीं टेंडेंसीज के ऊपर। सिंपल सी बात है। पॉलिटिकल फ्रंट ये इसी के साथ में पैरेलली हो रहा है, जिस पैरेलली के अंदर अपन सबसे पहले तो पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं, जिस पैरेलल गवर्नमेंट का ये नाम देते हैं जनता सरकार। इस जनता सरकार के साथ में चूंकि जो बाकी जो मेन स्ट्रीम जो जुडिशल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं काम कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है अदर एक जुडिशल मैकेनिज्म्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, विच आर कैंगरू कोर्ट्स। तो कैंगरू कोर्ट्स, है ना। इसके अलावा जो है पैरेलल टैक्सेशन एंड पेनल्टी सिस्टम इम्पोज करते हैं।
जिस टैक्सेशन और पेनल्टी सिस्टम के अंदर क्या चीज़ होती है, जिस टैक्सेशन और पेनल्टी सिस्टम के अंदर जैसे ये जो वहाँ के इंडिविजुअल्स वगैरह हैं, वहाँ की जो कोई छोटी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, कोई लोकल बिजनेसेस वगैरह हैं, तो उनके ऊपर एक तो हफ्ता वसूली टाइप का सिस्टम होगा, और दूसरा अगर उनमें से कोई जो है कोई गलत जो है वो काम वगैरह नहीं करेगा तो उसी समय देन एंड देयर जस्टिस। और देन एंड देयर जस्टिस के अंदर हमेशा याद रखना कि देन एंड देयर जस्टिस ऐसी नहीं होती कि 5,000 रुपये जुर्माना और 10 साल की कैद बामुशक्कत और वो वाली चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर जस्टिस इस तरीके की होती है कि हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, जीभ काट देंगे, सिंपल सी बात है, समझना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, गुरिल्ला अटैक अपन ने डिस्कस, ये जो अटैक हो भी रहा है ना, ये गुरिल्ला स्ट्रैटेजी के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, अब गुरिल्ला वॉरफेयर क्या चीज़ होती है बताओ। गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो है छुप के अटैक करते हैं, है ना, छुप के अटैक करते हैं। और इस गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर ये जो मेजर वगैरह लेते हैं, ठीक है, एक तो छुप के अटैक होता है, दूसरा मतलब जैसे भाई अटैक कर लिया, भाग गए, कुछ पहाड़ों में छुप गए, जंगलों में छुप गए, है ना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा गुरिल्ला वॉरफेयर भी किन के आइडियाज़ के ऊपर है, तो माओ ज़ेडुंग के आइडियाज़ के ऊपर है। हु वॉज माओ ज़ेडुंग? माओ ज़ेडुंग वॉज अ चाइनीज़ रेवोल्यूशनरी लीडर, जिन्होंने ही पीएलए को फॉर्म करा, जिन्होंने ही चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म करा, जिन्होंने ही वो जो है ताइवान के जो पीपल है, उस समय तो ताइवान, वैसे ताइवान अलग नहीं था, वो दोनों अंदर ही थे, तो उनसे लड़ाई वगैरह करी, और वो सब कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछते नहीं है, ज़्यादा उसके अंदर उतरेंगे नहीं। माओ ज़ेडुंग के बारे में इतना याद रखना कि ये कम्युनिस्ट पर्सन थे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के फॉलोवर थे, है ना, दोनों के, मतलब मार्क्स और लेनिन के दोनों के फॉलोवर थे, चाइना के अंदर थे, कॉर्डियल इनके रिलेशन थे रशिया वगैरह के साथ में, और इन्होंने ही चाइना को यूनाइट करा था। पहले चाइना की बहुत बदतर हालत थी, तो इन्होंने चाइना को यूनाइट करा था, और वहाँ पे जो है गन्स वगैरह का यूज़ करके और यही सब वायलेंट रेवोल्यूशन वगैरह करके वहाँ पे यही सब चीज़ करी थी। वहाँ पे एक्चुअली कारण बड़ा ये भी है कि वहाँ पर सरकार वगैरह का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। जो दोनों थे, दोनों एक बराबर ही थे, मतलब आज की तारीख में ठीक है, ताइवान बहुत ज़्यादा विक्टिम और बहुत ज़्यादा भोला और बहुत ज़्यादा भला बनता है, लेकिन इतना भोला और भला उस समय पे जो ताइवान की जो लीडरशिप वगैरह है, वो उस समय पे चाइना के जब अंदर थी, मेनलैंड चाइना में थी, तो वो इतनी भली वो भी नहीं थी। दोनों एक दूसरे के साथ बस यही करते रहते थे। ठीक है, तो खैर फिर उसके बाद माओ ज़ेडुंग के जो आइडियाज़ हैं वॉयलेंट रेवोल्यूशन वगैरह के, वो उन आइडियाज़ को यहाँ पे ये लोग लगाते हैं, तो ये इसी वजह से इसे अपन माओइज्म भी कहते हैं। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि भाई माओइज्म, तो माओइज्म कुछ नहीं, यही है, माओइस्ट टेंडेंसीज यही है, समझ में। गुरिल्ला वॉरफेयर बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया, और यहीं पर माओ ने बोला था PGLA बनाने का। ठीक है, तो इन्होंने PGLA बना रखी है अपनी। व्हाट इज़ PGLA? पीपल्स गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी, है ना, जैसे PLA है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वैसे ही PGLA है पीपल्स गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी, समझ में आया। ठीक है, सिंपल है ये। डिक्लेयर सीज फायर, सीक डिप्लोमेसी वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया, गेट सिंपैथी वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्बन नक्सल्स का। हु आर अर्बन नक्सल्स? अर्बन नक्सल्स को एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, please do subscribe to the channel, and please do share the video as much as possible. Thank you.